नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। ईरान के खिलाफ जंग खत्म हुई नहीं और ट्रंप ने जीत भी हासिल करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप लाख कोशिश कर रहे हैं कि ईरान हार मान ले, लेकिन ईरान सरेंडर करने को तैयार ही नहीं है। ट्रंप सीज फायर की बात करते हैं तो भी ईरान मानता नहीं है। ट्रंप अगर धमकी देते हैं तो ईरान भी ललकारता है। कुल मिलाकर ट्रंप इस वक्त कुछ भी कर ले, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। ट्रंप को हर मौके पर ईरान करारा जवाब दे रहा है। इस जंग का अंजाम क्या होगा और किस तरीके की ये स्थितियां अब बदलती हुई दिखाई देंगी, इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने डराया, ईरान ने भी धमकाया। सरेंडर करने का दबाव ईरान नहीं दे रहा भाव। तो 3 हफ्तों का अल्टीमेटम, ईरान भी नहीं है कम। नहीं झुकेगा ईरान, अब भयंकर घमासान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। वहीं ईरान ने गुरुवार को इजरायल और खाड़ी के अरब देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले भी किए। यह हमला डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के जवाब में था। इन हमलों से साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो शांति समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान उसे मानने को तैयार नहीं है। ईरान के आर्मी चीफ ने दुश्मनों की तरफ से होने वाले किसी भी हमले के खिलाफ अपने कमांडरों को जमीनी हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने सेना प्रमुख हातामी के हवाले से कहा कि अगर दुश्मन जमीनी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो दुश्मन का कोई भी सैनिक जिंदा नहीं बचना चाहिए। ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं। ट्रंप घर में घुसने की बात करते हैं तो ईरान जिंदा नहीं लौटने की बात कहता है। इससे एक बात तो साफ है कि कुछ भी हो जाए, फिलहाल ईरान का तेवर तो विध्वंसक ही रहेगा। ट्रंप ने 19 मिनट का भाषण दिया। इसमें कोई नया ऐलान नहीं किया, वही बातें दोहराई जो जंग की शुरुआत से ही लगातार कह रहे हैं। ट्रंप कभी जंग की बात करते हैं तो कभी समझौते का राग अलापते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करना और कहना क्या चाहते हैं, जबकि ईरान का एजेंडा क्लियर है, किसी भी हाल में झुकना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
और अब चलिए रुक कर लेते हैं मेहमानों का। हमारे साथ सभी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो एक एक करके मेहमानों को तारीफ पहले मैं आप लोगों से करवा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हमारे साथ। और संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े। और भरत भराई जी यूएसए से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल एक एक करके हम सभी मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। और सर, ये जो ईरान बार बार कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन ट्रंप को ये बात एक बार में समझ क्यों नहीं आ रही है? ट्रंप खुद ही जंग का ऐलान करते, ट्रंप खुद ही सीज फायर की बात कर देते और फिर ट्रंप खुद ही अपनी जीत का दावा भी कर देते, लेकिन ईरान अब तक उसे ना तो एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही पूरी तरीके से डिनाई कर रहा है। जय हिंद सुरभि। देखिए, जहां तक ट्रंप का सवाल है, वो क्या कहते हैं, क्या उनका कहने का मकसद है और क्या वो बताना चाहते हैं दुनिया को, उसका किसी को कोई उसका भरोसा नहीं होता है। कुछ पल कुछ कहते हैं, कुछ पल कुछ कहते हैं, तो ये उनकी बातों को समझना जरा थोड़ा मुश्किल है। जहां तक ईरान का सवाल है, देखिए सुरभि, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ईरान के ऊपर इतना विध्वंस अमेरिका और इजराइल कर चुके हैं कि मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ईरान को नुकसान हो गया है। अब जो ईरान है वो किस ताकत से युद्ध करता चला जा रहा है, उनकी एक जो अंदर का जज्बा है, और ये जो उनका ये मानना है कि किसी भी प्रकार से वो गिव अप नहीं करेंगे, यही ताकत उनकी है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ सुरभि, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और वो इशू ये है कि ईरान ने अपने एक बहुत बड़े प्रिंसिपल ऑफ वॉर का बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर प्रयोग किया है, और उसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। इस युद्ध के लिए मेरा मानना है कि ये अभी नहीं, ईरान को आज से 50 साल पहले मालूम था कि ऐसी परिस्थिति जरूर आएगी जब उनको अमेरिका के साथ दो हाथ करने पड़ेंगे। तब से ये लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो इस बार उन्होंने तरीका देखा है, क्योंकि उन्होंने हर अमेरिका की प्लेबुक को स्टडी किया है, और जो उनको ये पता लगा कि अमेरिका का काम, कई दफा कह चुका हूं मैं, आए सर को ढूंढें, सर को तन से हटाएं और धड़ अपने आप नीचे गिर जाएगा। ये ऐसा वहां हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस प्लेबुक को उन्होंने बेहतरीन तरीके से समझ लिया था। उन्होंने अपने जो पूरे एसेट्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज किया, अथॉरिटी को डेलीगेट किया, और इन एसेट्स को डिस्पर्स करके पूरे जहां वो संभवतया तरीके से इसको फैला सकते थे उन्होंने फैलाया। और हर एक जो उनका छोटे छोटे जो सेमी ऑटोनोमस उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट में इनको तब्दील कर दिया, उनके सबके पास अपना खुद का गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, सब कुछ था। उनके पास एक टारगेट लिस्ट, तो इस वजह से वो लगातार इनके ऊपर हमले करते जा रहे हैं। और इन डिस्पर्सल की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि एक दो चार बारों में पूरी तरह से ईरान को नुकसान हो जाए। लेकिन ये बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका दे चुका है। नेवी उनकी बहुत ज्यादा क्षीण हो चुकी है। एयरफोर्स सर बैठे हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, एयरफोर्स भी उनको बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। एयर डिफेंस को पूरी लगभग काफी से ज्यादा इन्होंने डिग्रेड कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता कम हो गई है। तो ईरान को तकलीफ, मुझे लगता है, होने का समय आ गया है। ईरान को समझना चाहिए कि जो मिलिट्री डिफरेंस है वो दोनों में बहुत ज्यादा है, और मिलिटरीली वो ईरान अमेरिका को हरा मेरे ख्याल से नहीं सकते। लेकिन ईरान की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है, एंड्योर करना, युद्ध को जितना लंबा खींचा जा सके खींचना, और उसकी वजह से अमेरिका के संसाधनों के ऊपर जोर डालना, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर जोर डालना। $2 बिलियन एक दिन में खर्च कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो कहीं ना कहीं इसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आवश्यकता क्या है कि जो दोनों की डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम पर हैं सुरभि। एक कहता है कि पूरा वेस्ट एशिया छोड़ करके बोरिया बिस्तर बांध के वापस चले जाएं, दूसरा कहता है कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर दें। जब तक ये डिजायर्ड एंड स्टेट्स को टोन डाउन नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है। और जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ने, हालांकि उन्होंने कुछ नया नहीं कहा, पूरा उनका भाषण सुनने के बाद ये लगा कि अगर ये भाषण नहीं भी सुनते तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तमाम बातें वो पहले भी कह चुके हैं। तो उन्होंने अब ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि वो लगातार दबाव बनाए रखेंगे ईरान के ऊपर। और हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसको एक समय वो कह रहे थे कि ये स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहलाई जानी चाहिए, उससे उन्होंने अपना
हाथ खींचा है। दो पहलू इसके मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहला, शायद वो कन्विंस हो रहे हैं अपने उसमें कि बिना किसी की मदद के वो अकेले स्वतः इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मिलिटरीली खाली नहीं करवा सकते, पहली उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को इस पूरे खेल में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिन देशों को उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बाध्य होंगे कि उनको कहीं से तेल तो चाहिए, और वो अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि आई हैव ऑयल इन प्लेंटी, कम बाय इट फ्रॉम मी। तो ये कहीं एक थोड़ा सा इसके बंद होने से अमेरिका को कुछ कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर नजर आ रही है। उनके पास वेनेजुएला का तेल है, अपना खुद का है, और मुझे लगता है औने पौने दाव अपनी मर्जी से वो पूरे देशों को बेचने का प्रयास करेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी उनको भी इसमें कहीं छोटी मोटी दिखाई दे रही है। एक लाइन इजराइल के बारे में बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है इस पूरे खेल में अगर कोई देश अपने एम की तरफ स्टेडीली बढ़ रहा है, कर पाएगा या नहीं इसके भी मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, बढ़ रहा है जिसको कि कम से कम ये क्लियरली पता है कि वो चाहता क्या है, उसका नाम इजराइल है। और इजराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, और वो उसके पीछे लगातार चले हुए हैं। ईरान से थ्रेट किससे है? उसकी न्यूक्लियर पावर से, उसकी मिसाइल ड्रोन कैपेसिटी से, उसकी आर्म्ड फोर्सेस से, और उसके प्रॉक्सीज से। उसके प्रॉक्सीज को वो लगातार तबाह कर रहा है। हमस लगभग खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह का भी हाल खराब है, हुती को भी वो आने वाले समय में देख लेगा। ईरान की खुद की मिलिट्री पावर इतनी कम कर दी है कि वो इन तीनों प्रॉक्सीज को, चारों प्रॉक्सीज को आगे मदद कर पाने में सक्षम हो पाएगा नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। और उन्होंने ईरान की इस ड्रोन मिसाइल क्षमता को भी और ईरान की वॉर वेजिंग कैपेसिटी को भी काफी हद तक उन्होंने डैमेज किया है। तो मेरा मानना है वो अपने उसके ऊपर स्टडीली आगे बढ़ते जा रहे हैं। नुकसान उनको भी बहुत हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन लड़ाई है, लड़ाई में दोनों पक्षों पर वार जरूर होगा। ठीक है माथुर सर, अब मैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बेन झा सर का रुख करना चाहूंगी। सर, एक सवाल ये भी है कि जब एयर स्ट्राइक्स की बात आती है या फिर जमीनी स्तर पर लड़ाई की बात आती है, हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप तो ये ऐलान कर चुके हैं कि भाई हम तो जंग जीत गए, हमने बहुत ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचा दिया। ईरान वो कहता है कि ना तो हमने अभी सीज फायर के लिए हामी भरी है, ना ही हम इस जंग को समाप्त कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम अभी भी इस युद्ध को लड़ने के लिए 6 महीने तक पूरी तरह सक्षम हैं। तो सर, ये दो तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब इन दोनों तरीकों के स्टेटमेंट में क्या समझा जाए कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो झूठ है, या फिर ईरान जो कह रहा है उसमें कोई दम बचा है? सुरभि, सक्षमता और असक्षमता, इस दोनों के बीच की जो खाई है वो इतनी प्रबल हो गई है आज के दिनों के। हम लोग भी ये जानते हुए कि ट्रंप के बातों में विश्वास करना मुश्किल है, चाहे वो जिस भी चीज़ पे बोलते हैं वो खुद ही अंतर्विरोध हो जाते हैं, फिर भी हम लोग उसके बातों पे जो उन्होंने कल शाम में या कल रात में जो कहा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ट्रंप की बातों को छोड़ दीजिए, अब मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य में आइए। देखिए, ये वॉर तो अमेरिका ने शुरू की थी, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर शुरू की थी। ईरान के खिलाफ ईरान ने कुछ नई पहल उठाई थी। तो दो पक्षों ने युद्ध शुरू की थी, लेकिन उसमें आज के दिन में और भी पक्ष मिल गए हैं। आप जानते हैं कि यमन की एंट्री हो चुकी है, हुती ने ऑलरेडी अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया है। उसने धमकी भी दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो कटा हुआ है ही, स्टेट ऑफ एडन जो रेड सी है ओपनिंग, उसको भी वो बंद कर देंगे। और वो उन्होंने करके दिखाया था जब पिछली बार इसराइल के साथ में उनका ताना बाना हुआ था। तो ये दो चीज़ें शुरू हो गई हैं। इस तीसरा पक्ष एक जो आहत है आज के दिन में वो लेबनान की धरती है। लेबनान में हिजबुल्लाह जो मारे गए हैं तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन लेबनान के जो नागरिक मारे गए हैं, जो कोलैटरल डैमेज हुआ है वो भी काफ़ी भयंकर है, वो चीज़ है। और दो चीज़ और हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक तो कल जो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था इसराइल और अमेरिका के खिलाफ में सीरिया के धरती पे, जहाँ पे कि जनता उमड़ आई थी कि अब हम
इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ में जिहाद छेड़ देंगे। एक वो डेवलपमेंट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में अकेले अमेरिका में लगभग 1.5 से 2 लाख पैलेस्टाइनियन हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे और कोई हो, ये रेडिकल एलिमेंट वहाँ पे हैं। और इसके अलावा और भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स, तो उनके जो भावनाएं हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, अमेरिका जिस तरह से अपना स्टैंस बदल रहा है, ट्रंप खास करके, एक समय उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो चाहा था वो उन्होंने अचीव कर लिया था। क्या उन्होंने चाहा था? उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम वहाँ का रेजिम चेंज देखना चाहते हैं। तो रेजिम चेंज करने के लिए उन्होंने उनको डिकैपिटेट कर दिया, सीनियर खमैनी को उन्होंने मार दिया। लेकिन वहाँ पे अब जूनियर खमैनी आ गए हैं जो कि उनसे भी ज़्यादा रेडिकल हैं, उनका जो अप्रोच है उनसे भी ज़्यादा हार्ड है। और दूसरी चीज़, जितनी आहत पहुंचाई, जितनी विनाश की है ईरान के धरती पे। देखिए, मैं एयरफोर्स की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ। हम लोग ने रशिया यूक्रेन का भी वॉर देखा हुआ है, अन्य जगहों में भी वॉर देखा हुआ है। तो वेस्टर्न डॉक्ट्रिन जो होती है कि फर्स्ट इंटेंस अटैक, और ये चीज़ हमने गल्फ वॉर में भी देखा था, जब इराक को खदेड़ा गया था कुवैत से, उन दिनों में देखा गया था कि इनका एक प्लान होता है कि पहले एयरफोर्स, जहाँ पे आपको एयर डोमिनेंस मिलती है, जो कि यहाँ भी अमेरिका और इसराइल को है, एयर डोमिनेंस से उस धरती को पल्वराइज कर दो, वहाँ को सबको सफन कर दो, जिससे कि आपके ग्राउंड फोर्सेस को बाद में खून ना बहाना पड़े, आसानी से वो जा सके। लेकिन मेरे लेकिन पर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि बाद में आपके ग्राउंड फोर्सेस को आसानी हो। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड फोर्सेस आ रही है। अमेरिका ने जितना भी पल्वराइज किया हुआ ईरान की धरती को, वो उसके किसी काम में नहीं आया। सत्य तो ये है कि परसों रात में उन्होंने लगभग 1,500 बॉम्ब गिराए थे, उसमें से लगभग 300 बिल्डिंग गिरे हैं, जैसा हम लोगों को खबर आ रहा है। 300 बिल्डिंग गिरे हैं, 1 आदमी मरा है, 19 आहत हुए हैं। मतलब जो अभी जनरल माथुर कह रहे थे कि इन्होंने अपनी जो एसेट है, चाहे वो आर्मी का हो, सिविलियन को, इन्होंने उसको डिस्पर्स कर दिया है। और वो डिस्पर्स करके उसको एक अंडरग्राउंड में, बंकर में वहाँ पे छुपा के रखा हुआ। तो आप कितने भी सरफेस पे बॉम्ब गिरा लें, उनको ज़्यादा आहत आप नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अमेरिका ये एज्यूम कर रहा है कि उसने ईरान को ख़त्म कर दिया है, लेकिन ईरान का जो मेन बैटल है वो है नेवी में सबमरीन्स और उसके आर्मी में दोनों को मैं लेता हूँ, रेगुलर आर्मी आर्म फोर्सेस और IRGC के आर्म फोर्सेस, दोनों के अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग कैडर है। IRGC के जो आर्म फोर्सेस हैं वो अभी भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। आपने देखा होगा 2-3 सीन जिसमें एक उनका F-15 को गिराया गया था, एक MQ-9 जो प्रेडेटर ड्रोन है उनको मारा गया था। ये जो एयर डिफेंस एलिमेंट है IRGC के, उसके थ्रू गिराया गया था। तो ये ईरान अभी आउट नहीं है। तो ट्रंप जितनी बार आपको कह रहा है कि हमने तो ये वॉर जीत ली है, न तो उन्होंने रेजिम चेंज कर पाए हैं, न आर्म फोर्सेस को उन्होंने हराया हुआ है, न बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी बनाने की जो है वो आपने हराया हुआ है। और याद रखिए, न्यूक्लियर एम्बिशन जो ईरान का है वो खत्म, आपने उसके इनरिचमेंट प्लांट को खत्म कर दिया है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो वहाँ के वैज्ञानिक के सिर में है, दिमाग में है, उसको आप कैसे खर्च कीजिएगा? कल को वॉर रुकेगी, फिर अगले 6 महीने में के बाद में फिर से वही इनरिचमेंट यूरेनियम के इनरिचमेंट प्लांट लग जाएंगे, फिर से वही 60% 90% यूरेनियम बनने शुरू हो जाएंगे। फिर आप क्या कीजिएगा? फिर से एक और जंग कीजिएगा। तो यूएस का एक भी ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हुआ है। अब यूएस को वहां से निकलने में मुश्किल ये है कि ट्रंप के आन की आन पड़ी है, क्योंकि जो उन्होंने अपनी ईगो दिखाई थी वो ईगो धरी की धरी रह गई है, ईरान को हरा नहीं पाए हैं। लास्ट में कहूँगा, एक बराबर स्टेटमेंट आता आ रहा है ट्रंप की तरफ से कि हमारे ग्राउंड फोर्स भी अगर जरूरत पड़ी तो आने के तैयार हैं। वो सीधा हिंट दे रहे हैं कि जो खर्ग आइलैंड है वहाँ पे वो जाके कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से ईरान की 90% के आसपास में तेल जो है वहाँ से निर्यात होती है। तो आप कैसे जाएंगे वहाँ पे? वहाँ पे ईरान के ऑलरेडी 10,000 के आसपास में सैनिक हैं यहाँ पे, और डिगिन हैं, क्योंकि वहाँ से उनको मारना, आने वाले को इंट्रोड्यूट को मारना बड़ा आसान होता है। माथुर साहब को बताएंगे कि आर्मी में एक रूल होता है कि अगर आप अपने दुश्मन आर्मी को अगर ओवरवेल्म करना चाहते हैं, रन ओवर करना चाहते हैं, तो आपको प्लेन्स में 2.5 से 3 गुना शक्ति से आपको वहाँ पे अटैक करनी पड़ेगी, और माउंटेन में 5 से 10 गुना
यूजली 6 गुना हम लोग कहते हैं माउंटेन्स में, उस वॉरफेयर में आपको जानी पड़ेगी। तो क्या आपके पास में इतनी सेना है कि उसको ईरान के खर्ग द्वीप को ही आप ओवरवेल कर सकें? नहीं है। आपके बॉडी बैग्स आएंगे। एक और चीज याद रखें, खर्ग आइलैंड में जितने तेल के कुएं हैं, जितने गैस के प्रतिष्ठान हैं, अगर एक भी ड्रोन आके वहां पे गिरा तो वहां पे जो भी होगा वो जल के मर जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अमेरिका अगर चाहता है कि खर्ग आइलैंड को मुट्ठी में लेने से वो ऑयल रिच हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। इसीलिए अब उसने जो बयान अपना बदला है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वैसे ही छोड़ देते हैं, हम वहां से चले जाएंगे। ठीक है भाई, आप चले जाइए, लेकिन युद्ध आपने शुरू किया हुआ है, आपने ईरान के लीडरशिप को मारा हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा वो भी भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। जिस तरह से लास्ट सेंटेंस में आपको कहता हूं, जो बड़ी सेंसिटिव है और बहुत मतलब प्रासंगिक है, वो ये है कि जिस तरह से ट्रंप ने एक रिजॉल्व लिया था कि हम खमैनी को, ईरान की लीडरशिप को नॉकआउट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कल को मान लीजिए अगर ईरान इसी तरह का एक रिजॉल्व ले कि हम अमेरिका का जो ये रेडिकल लीडरशिप है, सो कॉल्ड ट्रंप, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो आप क्या कीजिएगा? क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपके सरजमीन पे ही जो 1.5 लाख 2 लाख जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो एक जो पैलेस्टीनियंस हैं वो ईरान के सेना है। क्योंकि ईरान तब से, जब से पैलेस्टाइन फॉर्म हुआ था, तब से लेके आज तक उन्हीं के लिए लड़ रहा है। ये जो उन्होंने जो हमास को लगा रखा है, उन्होंने हिजबुल्लाह को लगा रखा है, उन्हीं के लिए लगा रखा है। तो वो अपना तनमन, जो जानते हैं आप इस्लाम में क्या होता है, वो उन्होंने मान लिया है कि हम अगर जिहाद करते हुए अगर मारे भी जाएंगे तो ऊपर में क्या मिलेगा? 72 मिलेंगे, यहाँ पे उनको एक ही मिलता है। तो ये सब जो चीजें जो इस्लामिक वॉरफेयर में हैं, हाँ। इसको आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज के दिन में जो अमेरिका है बड़ी बुरी तरह से फंसा है। अगर वो यहाँ से निकलेगा तब भी उसकी थूथू होगी, अगर वो वहां पे रहेगा तो उसके बॉडी बैग्स आते रहेंगे। सुरभि, ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। अब मैं रुक करना चाहूँगी संजीव श्रीवास्तव सर आपका, और उसके बाद मुझे भरत सर के पास भी जाना है। सर, इस वक्त हम ये भी तस्वीर देख रहे हैं कि जहां अभी इजराइल अपना स्टैंड क्लियर किए हुए कि भाई हम तो सीज फायर नहीं चाहते, वो लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की एंट्री हुई थी, लेकिन वो फेलियर साबित हुआ, और हमने ये देखा कि कैसे जिस शख्स को पाकिस्तान आगे करके और ये सीज फायर करवाना चाह रहा था, उन्हीं पर अटैक हो जाता है। 1 अप्रैल को अमेरिका की ओर से एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है, वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं, अज्ञात जगह पर अस्पताल ले जाया जाता है। ये ऐसी जो स्थितियां इस वक्त बन रही है, अमेरिका से ये कहा जा रहा है बार बार कि सीज फायर के लिए तो ईरान खुद सामने से चल कर आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमें सीज फायर करना है। तो सर, जब वो सीज फायर करने की अपील कर रहा है, सीज फायर के लिए आप लोग बातचीत करने जा रहे हैं, मध्यस्थता करने जा रहे हैं, वहां पे एयर स्ट्राइक कर देते हैं। सर, ये सिचुएशन इस वक्त क्या है? क्या वाकई ट्रंप चाहते हैं कि इस जंग का कोई सॉल्यूशन निकल जाए? क्या सीजफायर हो जाए, या अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मार्केट तलाशने का काम कर रहे हैं कि जब तक जंग जारी रहेगी तब तक हम आराम से अपने वेपन्स का प्रचार कर सकेंगे? ये सुरभि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और हमारे जो प्रीवियस 2 डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं, माथुर सर और झा सर, उन्होंने बहुत इंसाइटफुली सारी जो ग्राउंड रियलिटीज को बताया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो अभी जिस तरीके का अप्रोच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल दिखा रहे हैं, और वहीं ईरान भी उसी तरीके के अप्रोचेस पे कायम है, तो ऐसे में तो ये युद्ध अभी सीज फायर की तरफ बढ़ता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। रादर मैं इसकी जो इंटेंसिटी है, इसका जो एस्केलेशन है, वो बढ़ते हुए अवश्य देखता हूँ। परसों तक ये उम्मीद अवश्य बनी थी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आए थे कि 2 से 3 हफ्तों में वो इसको वाइंड अप करने के बारे में विचार कर रहे हैं। और लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो बयान थे 5 दिनों और 10 दिनों का, जो एक पॉज करने का और एक सीज फायर को प्रपोजल इत्यादि देने का जो पूरा इनिशिएटिव था, वो एक टैक्टिकल मूव था। और वो ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कुछ टाइम बाई किया और अपने जो भी मिसाइल्स और जो भी उसके जो एम्यूनिशन है, उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए वो समय का इस्तेमाल किया। और अब अमेरिका जब उसको फिर से रीगेन कर लिया है, रिप्लेनिशमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद फिर से अमेरिका एग्रेसिव पोस्चर में आ गया है। और वो कल रात का जो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने एड्रेस दिया, उससे बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका आने वाले समय में इजराइल के साथ मिलकर के और भी बड़ी कार्रवाइयां ईरान के विरुद्ध करेगा, और इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ने की संभावना है। और वहीं पे ये जो ईरान की तरफ से इसका जो रिटेलिएशन है वो भी होगा। और अब एक मैं ट्रेंड इसमें ये भी देखता हूँ, जो राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में दिखता है
कि आने वाले समय में जो कार्रवाइयाँ मिलिट्री जो एग्रेशन अमेरिका और इजराइल दिखाएंगे, उसमें बहुत सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी बड़े पैमाने पर टारगेट किए जाने की संभावना है। और जाहिर है कि ये जो इससे पूरे ईरान में, और जाहिर है कि उसी तरीके का रिटेलिएशन IRGC भी करेगी, और सिविलियन जो एरियाज हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हैविली टारगेट की जद में आ सकते हैं और इसकी संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं उनके भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान बड़े हमले कर सकता है। और मैं दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि मैं इस युद्ध के एस्केलेशन की जो संभावना है वो ज़्यादा प्रबल देख रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिडिल ईस्ट रीजन से विड्रॉ करने के उसके पास ऑप्शंस नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वहाँ पर अपने एंगेजमेंट्स को बना के रखना होगा। और इजराइल की जो रक्षा है, वेस्ट एशियन जो उसके अलाइज और पार्टनर्स हैं, उनकी जो रक्षा और सुरक्षा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वहाँ पर अपने एंगेजमेंट्स को बना करके रखना होगा। और राष्ट्रपति ट्रंप जाहिर है कि वो एक क्वागमायर में फंस गए हैं। ऐसा लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो करें क्या। और मैं यहाँ पर एक दो बातें और भी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ समय पहले तक लगातार इस बात के दावे किया करते थे कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, 9 युद्ध रुकवाए, और इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन लगता है कि वो अपने युद्ध को रुकवाने की स्थिति में नहीं है, और उनको अपने ही युद्ध को रुकवाने में हर तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक ऐसी स्थिति में कि जब पूरे विश्व में जो एक महाशक्ति है वो एक युद्ध में जा चुकी है और इस युद्ध की एस्केलेशन की संभावना ज़्यादा है, और ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना रोल पूरी तरीके से जो प्ले करने में किसी तरीके का कोई रोल उसका दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि वो एब्सेंट है, उसको कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती, कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो ऐसे में मैं अवश्य इस बात को आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो विश्व के जो अन्य जो अल्टरनेट जो इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो विश्व के जो नेता हैं, इसमें G20 का मैं एक बड़ा महत्व देता हूँ, क्योंकि इस पूरी समस्या अगर ऐसी एस्केलेशन हुआ तो आर्थिक संकट भी बहुत गहरा होगा। एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो इन्फ्लेशन की जो क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो गहराएगी। और ऐसे में जो G20 जैसे जो संस्थाओं का जो रोल है वो सिर्फ फॉर्मल समिट्स के आयोजन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, और उन्हें भी इनिशिएटिव लेते हुए कोई एक इमरजेंसी मेजर्स के तहत इस तरीके के कदम उठाने होंगे ताकि वो वॉरिंग साइड्स को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाए। G7 की भी बड़ी महत्ता है। आप देख रहे हैं कि विश्व का समुदाय इस युद्ध को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, और इसी वजह से नेटो के जो एलाइज हैं अमेरिका के, उन्होंने भी इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है। और वेस्ट एशिया के राष्ट्र भी इतने सारे हमलों को झेलने के बाद, जिसको कहते हैं दे आर एट द रिसीविंग एंड, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कॉम्बैट का मेजर्स नहीं लिया है। तो ये इससे स्पष्ट है कि वो भी नहीं चाहते कि युद्ध का रीजनल एस्केलेशन हो। कोई भी विश्व का समुदाय नहीं चाहता। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसी बात को मानता है। लेकिन इस तरीके की साजिशें जरूर रची जा रही हैं कि इस युग को युद्ध का युग बना दिया जाए। तो इस युग को अगर युद्ध के युग बनने से रोकना है तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, यूएन अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहा है, तो सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करें। डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस को प्रमोट करने के लिए बड़े एफर्ट्स लें। इमरजेंसी लेवल पर, अर्जेंट लेवल पर ऐसे एफर्ट्स लिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से यदि युद्ध एस्केलेट करता है तो इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ईरान के लिए भी, इजराइल के लिए भी, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, मैं ये एक वार्निंग के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके बहुत ही गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की और विश्व नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए इस युद्ध को रुकवाने के प्रयास करें, और यदि वो ऐसा जेन्युइन तरीके से करते हैं तो जरूर उसका कोई असर वॉरिंग साइड्स में पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरों का युद्ध रुकवाते थे, लेकिन वो अपना युद्ध रुकवाने में विफल साबित हो रहे हैं, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है। ठीक है सर, लॉर्ड श्री में आपके पास भरत भराई सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत सर, आज जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि हम तो जीत चुके हैं, जो नुकसान हमें करना था हम ईरान का कर चुके हैं, तो सर ईरान को जितना नुकसान पहुंचाना था आप नुकसान पहुंचा चुके हैं, तो अभी भी ये क्लियरली जो वो बार बार अब तक इस युद्ध के दौरान बार वो कह चुके हैं, और ये 12 टाइम्स सर, अब तक 12 टाइम्स काउंट किया गया, उन्होंने कहा है कि क्लियर सीज फायर हम कर देंगे, सीज फायर हम कर देंगे। ये हर बार कहा जाता है, अब उन्होंने सीधे आए, वो कहते हैं कि हमें जितना नुकसान करना था हमने कर दिया, हम जीत गए ये जंग। और सर ये तो सेफ एग्जिट करने की कोशिश है सर, मात्र कोशिश।
अभी ये सेफ एग्जिट नहीं कहला रहा है, क्योंकि कैलिफोर्निया के गवर्नर की ओर से भी ये कहा गया है, गेविन न्यूसोम की ओर से ये कहा गया कि जो इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति में ट्रंप है वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि उनके लिए वाकई कोई सेफ एग्जिट बचा भी है या नहीं है। अब देखो, मेरा ख्याल हमारे जो दूसरे मेहमान से मैं दूसरा आपको एंगल बताऊं जी कि अमेरिका में क्या चल रहा है। आप भारत में बैठे एक तरह सोच रहे हैं, अमेरिका एक लोकतंत्र देश है, यहाँ भी कांग्रेस है और सेनेट है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक तरह से नहीं बोलते हैं, इसलिए ट्रंप एक तरह बोलते हैं और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम दूसरी तरह बोलते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेट है। वो 2 साल में जब चुनाव होगा तो उनको भी अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है। तो ये जो लोकतंत्र में बयानबाजी चलती है, आप उसका महत्व नहीं दीजिए। मैं मानता हूँ कि जो एम है उनका, वो काफ़ी 2-3 हफ्ते में सफल हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं मानता था कि 90 मिलियन की जो ईरान देश है उस पर अमेरिका या इजराइल ग्राउंड फोर्सेस लगाकर उसको बदल देंगे, वो किसी को नहीं था। मेरा ख्याल है क्यों लोग बोल रहे हैं कि कैसे ग्राउंड ट्रूप लाएंगे और रेजिम चेंज करेंगे। रेजिम चेंज तो अंदर से ही होगा। आपको मैं याद दिलाऊं कि जनवरी-फरवरी 2026 में हजारों लाखों लोगों ने ईरान में प्रदर्शन किए थे। उन्हीं लोगों ने क्यों किया था? ईरान में इन्फ्लेशन 120%, 120% है। लोगों को खाने के लिए है नहीं, तो वहाँ की प्रजा ने ही अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और क्या किया आयतोल्ला रेजिम ने? 32,000 युवाओं को मार डाले गोली से। अमेरिका में भी काफ़ी ईरानियन वंशी लोग रहते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। तो जब हम उसको बोलते हैं कि अरे भाई आपके कितने लोग मर गए, तो बोलता है यार आयतोल्ला रेजिम तो बिल्कुल मर्डरर है, डिक्टेटर है, उसको जाना चाहिए। तो जैसा होता है कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो भारतीय लोग उनका सम्मान करते हैं। भारतीय लोग उनके लिए हजारों की संख्या में मिलने जाते हैं। ईरान के लिए बिल्कुल ऑपोजिट है। जो ईरानियन लोग रहते हैं अमेरिका में, वो किसी भी तरह से ये आयतोल्ला रेजिम का सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, एक मेहमान ने बोला कि पैलेस्टीनियन है, थोड़े मालूम है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट है अमेरिका में वो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं अमेरिका में वो भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं एक खिलाफ। अब ये बात मैं अभी कल ट्रंप साहब का जो निवेदन हुआ और उसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन उन्होंने रीइंफोर्स किया कि भी 2 या 3 हफ्ते में जो मैक्सिमम डैमेज करने का है ईरान का, वो हो जाएगा। अब कोई मिलिट्री टारगेट बचे नहीं है तो किसी पर बमबारी करेंगे। तो मेरा ख्याल है 2 या 3 हफ्ते में वो बताएंगे कि हमने मैक्सिमम डैमेज ईरान को कर दिया है। जहाँ 460 किलोग्राम यूरेनियम 60% एनरिच है, उसके पर भी उतना बमबारी की है। वहाँ से आप देखेंगे तो परसों बड़ा धड़ाका हुआ था इस्फहान में जी। अब ये यूरेनियम की स्थिति क्या है, ये डट गया हो तो मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम सैटेलाइट से उसके पर नजर रखेंगे और अगर ईरानियन वहाँ गए रिट्रीव करने के लिए तो बमबारी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्ते में ट्रंप साहब बोलेंगे कि ये युद्ध खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? जो मैक्सिमम डैमेज मिलिट्री टारगेट पर करता था वो कर दिया है, अब कुछ रहा नहीं है। हाँ, उसकी प्रजा है, लेकिन प्रजा पर तो किसी को बमबारी नहीं करना है। अब क्या होगा? ऐसे भी 2 महीने पहले ईरान में लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे क्योंकि उनको खाना नहीं था, इन्फ्लेशन 120% था, जॉब नहीं था। अब ये लोग जब खत्म युद्ध हो जाएगा या लो इंटेंसिटी हो जाएगा, तब फिर बोलेंगे अब हम क्या करें। ये आयतोल्ला है, बयानबाजी तो करते हैं हम अमेरिका को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने जो 90 मिलियन अपने देशवासी है उसको कैसे खिलाएंगे, उसको कैसे रखेंगे? तो उनका जो प्रॉब्लम होगा वो अपनी प्रजा से ही होगा, अमेरिका से नहीं होगा, इजराइल से नहीं होगा। तो क्या होगा? अमेरिका के एयरबेस तो कुवैत में है, अमेरिका के एयरबेस सऊदी अरेबिया में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में है,
उसका 5th नेवल हेडक्वार्टर कतार में है, तो अमेरिकी के पास एक बेस तो वहाँ इनफ है। अगर ईरान ने थोड़ा चूचा किया, मेरा मानना है कि जैसे ट्रम्प बोलेंगे कि हम अब अग्रेसिव एक्शन या बॉम्बिंग बंद कर दें, तो ईरान भी चुपचाप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत बहुत नुकसान हुआ है। अब बड़ी बयानबाजी तो सब लोग करते हैं। हाँ। जब वो देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, तो जो थोड़े मिसाइल बचे हैं या थोड़े ड्रोन बचे हैं अपने पास रखेंगे। अगर वो यूज़ करेंगे तो हाँ ट्रांजैक्शनल होगा कि तो सर अमेरिका के कई जगहों पर एयर बेसेस है कई देशों में, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब की ओर से भी अब इसमें एक कदम पीछे खींचे जा रहे हैं। यू टर्न ले चुका है सऊदी अरब, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं डर सताने लगा है कि अगर ये जंग और ज्यादा लंबी खींचते तो नुकसान तो उसे भी होगा। और उस एयरबेस को लेकर भी, क्योंकि अराक्ची भी कह चुके हैं कि जब तक वहां सऊदी अरब में अगर ये अमेरिका का एयरबेस रहता है तो हम सुरक्षित नहीं है, और अगर ये जंग खिंचती है तो सऊदी अरेबिया पर भी अटैक हो सकता है, उसे भी आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंच सकता है। तो सर वो भी यू टर्न अब तो ले ही रहे हैं। देखो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अमीरेट, कतार, सबको जो आयतोला रेजिम था हाँ। उसको डिग्रेड करना था, क्योंकि वो शिया सुन्नी भी था, क्योंकि वो आयतोला भी बोल रहा था कि हम हमले करेंगे कतार पर, हम करेंगे हमले यूनाइटेड अरब अमीरेट पर, और उन्होंने किया भी है। अगर ये जो नया रेजिम है, हाँ भले आयतोला का लड़का है, लेकिन वो आयतोला का लड़का अभी तक तो किसी ने देखा नहीं है कहाँ है, लेकिन उसके जो प्रमुख है पोजीशन, वो भी एक डॉक्टर है, पढ़े लिखे आदमी, तो वो उतने रेडिकल नहीं है। उसके जो विदेश मंत्री है अरगाची, वो भी निगोशिएशंस के लिए जिनेवा गए थे, वो भी उतने रेडिकल नहीं है। तो अभी जितना भी बोलेंगे, बयानबाजी करेंगे, लेकिन जब अमेरिका बोलेगा कि अब हम अटैक नहीं करेंगे, तो ईरान भी हाँ बयानबाजी करेंगे कि हम नहीं झुकेंगे। कौन झुकाएगा? 90 मिलियन लोगों को कैसे कोई झुका सकता है? उनको जो रेवोल्यूशन आना है तो अंदर से ही आना होगा, और आएगा, क्योंकि उनके लोगों के लिए भिखारी जैसी डिसीज हो गई है। तो वो लोग भी चुपचाप देखेंगे अपने को कितना नुकसान हुआ है, वो भी ऐसे अटैक बंद कर देंगे, और चुपचाप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल देंगे, क्योंकि उनको भी अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना है। ईरान के लिए एक ही तरीफा है कि ऑयल और गैस से उनकी आमदनी आवे, तो ये धीरे धीरे लो इंटेंसिटी पर हो जाएगा। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। अब एक बार फिर से मैं माथुर सर आपका रुख कर रही हूँ। सर, हमने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के दौरान ये कुछ बातें सुनी, जब उन्होंने ये कहा कि जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व हुआ वो 1 साल 7 महीने 5 दिन चला, वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हुआ तो फिर वो 3 साल 8 महीने 25 दिन चला, कोरिया के साथ वॉर हुआ तो 3 साल 1 महीना 2 दिन चला, वियतनाम के साथ वॉर में 19 साल 5 महीने 29 दिन चला, इराक के साथ 8 साल 8 महीने 28 दिन चला, और अब मिलिट्री ऑपरेशंस ईरान में तो महज 32 से 34 दिन का समय हुआ है। तो आप लोग अभी से क्यों घबरा रहे हैं? दूसरी तरफ आप ये भी घोषणा करते हैं कि हम तो 32-34 दिन में जंग जीत चुके हैं। ईरान कह रहा है कि कहां जीते, आप तो मैदान छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी देखिए, मैं आपको पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं 1-2 बातें बताना चाहता हूं। मैंने भरत भाई को बहुत ध्यान से सुना है जी। और 2-3 चीजों में मैं उनके साथ पूरी सहमति रखता हूं। देखिए, जो ईरान की परिस्थिति है, पिछले 47 सालों में जिस प्रकार के आर्थिक मिसमैनेजमेंट, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट मैं कहूंगा, आर्थिक मिसमैनेजमेंट से ईरान गुजरा है, जिस तरह से हमको सबको पता है कि $1 13,40,000 रियाल $1 को लाने में लगते हैं। आपने ईरान की इकोनॉमी को यहां ला करके रख दिया। जितने 32 दिन के युद्ध में लोग नहीं मरे, उससे 10 गुना ज्यादा लोग आपने, अपनी आर्मी ने अपने खुद के लोगों को 4 दिन में खत्म कर दिया इस साल के प्रारंभ में। तो ये बातें लोगों को नजर आ रही हैं, और आप देखेंगे कि जैसा कि शायद शाह के बेटे ने भी कहा था कि अंतिम जो प्रहार होगा इस रेजिम के ऊपर, वो प्रहार ईरान की अवाम करेगी। ये मेरे को भी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, और मुझे लगता है कि ये चीज होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इतना जबरदस्त नुकसान
ऑलरेडी हो चुका है ईरान का, उससे ईरान की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ रहा है। अगर हॉर्मुज बंद है तो ईरान का व्यापार भी कहीं ना कहीं बंद है, अफेक्टेड है। 1 या 2 या 4 आप जहाज निकाल रहे हैं, और अगर व्यापार कर भी पा रहे हैं तो आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स कहां पर हैं, क्या आपकी वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है? तो ये जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसको हमको थोड़ा सा उसके उस दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है कि वाकई इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये जो उसने अपनी शक्ति तैयार करने में 47 वर्ष खर्च किए थे, वो शक्ति 80% 32 दिन में खत्म कर दी गई है। आगे क्या होगा, कैसे आप अपने प्रॉक्सीज को पालेंगे? तो ये मेरा मानना है कि अब एक बहुत बड़ा लगता है डेंट जो है वो लगा दिया है, और इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप अपना एक नोशनल विक्ट्री घोषित करके कि हमने ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, हमने ये खत्म कर दिया, वो प्रॉक्सीज की मदद करने की स्थिति में अब नहीं है, और इसको एक जीत घोषित करके वो यहां से जा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं सुरभि, किसी भी कीमत पे अमेरिका पश्चिम एशिया में अपना प्रभुत्व नहीं कम होने देगा। कितना भी आप दबाव डाल लें, पश्चिम एशिया से वो अपने अड्डे उठाएगा नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका पश्चिम एशिया से अपने बेसिस को उठाने के लिए बाध्य हो जाता है सुरभि, तो आप देखेंगे किस प्रकार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भयंकर इसका असर पड़ेगा। जो पेट्रो डॉलर है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि इनकी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा स्तंभ है, वो बिल्कुल टूटता हुआ ध्वस्त होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये बात आप मान लें कि किसी कीमत पर वेस्ट एशिया को अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। तो अगर ईरान इस बात पे अड़ा रहता है कि आप वेस्ट एशिया से बोरिया बिस्तर बंद करके यहां से भागें, वो मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। मैं एक और आपको बात बताता हूं कि देखिए, इस प्रकार का जब बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है तो आमतौर पे लोगों की सिंपथीज जो कमजोर है उसके साथ हुआ करती है। लेकिन आज परिस्थिति क्या है कि ईरान अपने आप को कूटनीतिक तौर पर भी अकेला खड़ा पा रहा है। उसकी वजह बताता हूं कि जिस प्रकार से ईरान ने एक हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन किया है, और उस हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन में अमेरिकी बेसिस के बहाने से उसने जिस प्रकार से तमाम वेस्ट एशियन कंट्रीज को हम अपने हमले का शिकार बनाया है, उससे भी ईरान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। आज रूस खुलकर नहीं आ रहा सामने उनके समर्थन में, चाइना लिप सर्विस सिर्फ दे रहा है, सिर्फ बात कर रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ईरान को कूटनीतिक तौर पे भी बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। अब जहां तक सर, लेकिन दिमित्री पेस्कोव की ओर से तो ये कहा गया है कि रूस की ओर से भी ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, पुतिन इस पर लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, और वो ये कदम उठाने को तैयार है कि जो कुछ भी बन पाए वो सीज फायर करवाएंगे। वही कह रहा हूं, यूरोपीय सीज फायर करवाएंगे, ठीक है, मदद क्या कर रहे हैं? क्या मिसाइल एक भी दिया उनको? क्या उन्होंने एक भी टैंक दिया, एक भी हवाई जहाज दिया? इतना सारा अमेरिका का वहां पर आकर के असला बारूद युद्ध पोत खड़े हुए हैं, आपने एक पोत खड़ा किया अपना वहां पर? नहीं। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सब बातें जरूर कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट जरूर है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना रूस का है, ना चीन का है, ना उत्तर कोरिया का है। तो ये हमको देखने की आवश्यकता है कि अगर आप मिलिटरीली अलग थलग हो गए, डिप्लोमेटिकली आप अलग थलग हो गए, तो आपको तकलीफ होने की संभावना है। और एक जो मैं और बात बताना चाहता हूं, देखिए, बार बार ये अमेरिका कह रहा है कि हम खत्म करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस प्रकार से बिल्डअप हुआ है, 3 आपके युद्धपोत वहां पर आ गए, एक और एक्स्ट्रा निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर आपने ला करके वहां खड़ा कर दिया, एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कैरियर आपने वहां त्रिपोली ला करके खड़ा कर दिया, आपने 82 एयरबोर्न डिवीजन को मोबिलाइज कर दिया, आपने 5000 मरीन्स वहां पर ला करके खड़े कर दिए। ये जो इंडिकेटर्स हैं, बैटल इंडिकेटर्स हैं, ये किसी विड्रॉल के इंडिकेटर्स नहीं है। ये चाहे वो ग्राउंड पे एक्शन हो अथवा ना हो, लेकिन वो मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि हम दबाव कम करने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल साफ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो इस चीज का सॉल्यूशन सिर्फ डिप्लोमेटिक हो सकता है। और आपको इस पूरे संघर्ष के दौरान, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, पूरे संघर्ष के दौरान अगर कोई एक देश है जिसने अपने संवाद के चैनल्स हर पार्टी के साथ खुले रखे हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, या अमेरिका हो, या इजराइल हो, या ईरान हो, या मलेशिया हो, या पश्चिमी एशिया के तमाम देश हो,
वो भारत है। और कहीं ना कहीं अगर बैकडोर डिप्लोमेसी का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा या कहीं से गुजरेगा, वो पाकिस्तान जैसे घटिया आतंकवादी देशों के जंप मारने से नहीं निकलेगा। वो रास्ता कहीं ना कहीं ऐसे स्थान से गुजरेगा जो कि सभी लोगों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं और उनकी बातों को सुना जा रहा है और उनकी बातों को तवज्जो दी जा रही है। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। तो ये इसका अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता खुलेगा तो उसमें भारत की भूमिका मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई नजर आ रही है। ये अगले 2 हफ्ते तक हमले लगातार जारी रहेंगे और पूरा दबाव ईरान के ऊपर बनाया जाएगा। परसों का जो इस्फहान का हमला है, सुरभि मैं आपको बता सकता हूं, मैंने उसकी एयर पिक फोटोग्राफी का पूरा डिटेल्ड स्टडी करा है। उससे ईरान की कम से कम 40% जहां से उनकी मिसाइल्स को दागा जाता था, उस चीज को इट्स बीन टेकन ऑफ। वो वहां से बिल्कुल हट गई है। तो मेरा ये मानना है कि उनकी जो मिसाइल और ड्रोन की शक्ति भी है वो भी फाइनाइट है। हम बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो इंडिजिनसली उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये है वो है। जब अमेरिका को एक टोमाहॉक 80 टोमाहॉक बनाने में पूरा 1 साल खर्च हो जाता है, तो हमको क्या लगता है कि ईरान के पास ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि वो रोज के हिसाब से एक मिसाइल बना के तैयार कर लेगा? ये नहीं है। तो ईरान की, और उसके बाद आगे भी देखना है, इस लड़ाई के बाद ईरान एग्जिस्टेंस में रहेगा नहीं रहेगा ये थोड़ी है। तो उसके बाद क्या करेगा, उसको बिल्ड कैसे करेगा, नेवी एयरफोर्स आर्मी वापस कैसे आएंगी? अब अनफॉर्चुनेट पार्ट जो है वो ये है कि जो आज निर्णय हो रहे हैं ईरान में, वो कोई समझदार, हम कहते रहे पेजेश्कियान बहुत समझदार हैं और डॉक्टर हैं और या ये भी हैं, आज की तारीख में सारे निर्णय, ऑल द शॉट्स आर बीइंग कॉल्ड बाय IRGC। और IRGC जो है वो एक हाईली रेडिकलाइज्ड आर्म्ड ग्रुप है। मैं इसको आर्मी भी नहीं कहता हूं, आर्म्ड ग्रुप है जिसको कि कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये निर्णय करने का उत्तरदायित्व या उसका वो चीज IRGC के पास रहेगी, तब तक इस युद्ध का अंत होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। वहां पर उन्हीं के लोगों को इस बात का यकीन करना होगा कि कोई सेन वॉइस आए ईरान में जो कि सेन डिसीजंस लेने की क्षमता रखे और इसके लिए कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया जाए। सुरभि, ठीक है सर। अब मैं संजीव सर इस बीच में आपका रुख करना चाहूंगी और मैं सर ये समझना चाहूंगी कि अभी जैसे हमने सुना अपने सभी बाकी मेहमानों से भी कि यूएस एक तरीके से दबाव क्रिएट करने की ही कोशिश में अभी भी काम कर रहा है। कंफ्यूजन के स्टेट में जरूर है ट्रंप, लेकिन एक दबाव वो डाल रहा है ईरान के ऊपर। पहले तो इस जंग की शुरुआत को लेकर के डाला गया और उसके बाद अब कि आप सीज फायर के लिए हमें भर दीजिए, नहीं भरा तो फिर पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ट्रंप ये भी कह देते हैं, ट्रंप कह देते हैं कि हमने रिजीम चेंज की बात नहीं की थी, हमारा हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, भाई वो तुम्हारी लड़ाई तुम समझो, लेकिन हम सिर्फ जो चाहते थे कमजोर करना वो उतना हमने कर दिया है और इसलिए हम ये जंग जीत चुके हैं। उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनाना था, वो तैयार करना था, वो नहीं हो पाया, हम इसमें जीत चुके हैं, तो हम अपने आप को जीता हुआ घोषित कर देते। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि हम अभी भी प्रिपेयर्ड है, मेंटली भी, फिजिकली भी और वेपन के लिहाज से भी इतने मजबूत हैं हम कि अगर अभी भी 6 महीने आप जंग लड़े तो फिर हम जंग लड़ने को तैयार है, लेकिन झुकेंगे नहीं। दूसरी तरफ हमने एक और स्थिति देखी 2025 के समय में, जब 12 दिन युद्ध चला था सर, उस वक्त हॉर्मुज को किसी तरह नहीं छेड़ा गया। अयातुल्लाह अली खामेनी के बाद से जब मोर्चा संभाला मुस्तफा खामेनी ने, उनके 5 डिसीजन जिसने पूरे ईरान के युद्ध का जो पूरा भूगोल है, जो तस्वीर है, वो बदल दिया सर। जैसे कि हमने देखा हॉर्मुज को पहले ही बंद करने का डिसीजन ले लिया गया। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ियों में अपनी सेना को बांट दिया और ये कहा कि आपके पास अपनी क्षमता है, अपनी समझ के अनुसार आप डिसीजन लीजिए। अमेरिका के लिए ये भी चुनौती हो गई कि वो इतनी जल्दी उस पर क्लेम ना कर पाए। उसके बाद हमने तीसरी चीज जो देखी मुस्तफा खामेनी की ओर से की गई, उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी तरीके से उकसाया गया कि मुस्तफा खामेनी वीडियो क्यों नहीं जारी करते, वो मुस्तफा खामेनी को ट्रेस नहीं कर पाए, क्यों, इसीलिए उन्होंने वीडियो जारी नहीं किया। वो हर बार लिखित में संदेश देते थे। सर, क्या आप मानते हैं कि ईरान ने पूरे माइंडसेट और पूरे गेम प्लान के साथ में वो इस जंग में एंटर उन्होंने किया है? देखिए सुरभि जी, ईरान इस तरीके के सिनारियोज की, इस तरीके की युद्ध की तैयारियां वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक पिछले 47 वर्षों से कर रहा था। उसने स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं, उसने अपनी जो स्ट्रेटजीज में डिसेंट्रलाइजेशन की उसकी जो नीति है, जो मोज़ैक डिफेंस
जो 31 जो प्रोविंसेस हैं उसमें वहाँ की कमांडर्स को ऑटोनॉमी देना, उनको स्वयं से निर्णय लेने के अधिकार देना, ये सारी रणनीतियों पर वो कार्य करके बैठा हुआ था। उसने डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज भी डेवलप की हैं। हमने देखा था कि यही जो ईरान का जो प्रॉक्सी हमास है, उसने किस तरीके से टनल्स का एक जंजाल, जिसको जाल के क्या कहें, उसको जंजाल कहेंगे, वो गाजा में बिछा रखा था। तो जब जो मेन जो उसका जो स्पॉन्सर सपोर्टर है, वो तो उसने भी इसी तरीके के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को पहले से ही बनाया होगा, और अवश्य ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। अभी भी आप देखिए तो उसकी डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज से वो अभी भी हमले कर रहा है। तो ये जो ईरान के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस्लामिक रिजीम के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ओवर द डिकेड्स पिछले 47 वर्षों में वो बने थे और ईरान इसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन मैं इतना कहने के बाद मैं इस बात को अवश्य कहना चाहता हूं, और मैं डॉक्टर बराई से बिल्कुल सहमत हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस युद्ध को मिडवे नहीं छोड़ेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो इस युद्ध को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के सिवा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक ही मात्र विकल्प था कि ईरान अपने पॉलिसी अप्रोचेस में बदलाव करता, और इसी बात का जो दबाव है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले भी जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि आप अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को त्याग दें, मिसाइल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसको लिमिट करें, उसी के साथ साथ जो टेरर प्रॉक्सीज को, आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की आपकी जो नीति रही उसको त्यागें, और इजराइल के प्रति, स्टेट ऑफ इजराइल के प्रति जो नफरत है, जो हेट्रेड है, वो उसको त्यागें। जाहिर है कि ईरान की इस्लामिक रिजीम आज भी उसी एडामेंट रुख पर कायम है, और इसी वजह से मैं ये मानता हूं कि ये युद्ध अभी चलेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या इजराइल का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो इसे मैं कहीं एक कमेंट इजराइल के एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल का एक कमेंट देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हाफ वे मार्क हमने क्रॉस कर लिया है, अभी अनदर हाफ वे या लेस देन हाफ वे जो मार्क है वो अभी भी बचा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका और इजराइल आने वाले समय में और भी रोबस्ट और बहुत पावरफुल जो अटैक्स हैं वो ईरान के इस्लामिक रिजीम पर करेंगे, क्योंकि सीज फायर के जो प्रयास हैं उसमें तभी कोई सफलता मिल सकती थी कि जब ईरान अपने पॉलिसी अप्रोचेज में बदलाव लाता, वो अपने अप्रोचेज में कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाता। लेकिन ईरान का जो रुख है, जैसा कि आप बता रहे हैं स्वयं सुरभि जी, कि वो कहता है कि हम 6 महीने के लिए तैयार है, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे में तो मैं इस युद्ध को रुकने की कोई संभावना नहीं देखता, रादर इसका जिसकी जो इंटेंसिटी है वो और भी अधिक आने वाले समय में बढ़ेगी, ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है, जो कि 2 से 3 वीक्स या 4 वीक्स या संभव है कि उससे भी ज्यादा ये जा सकता है। लेकिन अमेरिका इसको बीच में छोड़ने के उसके पास ऑप्शंस नहीं है, और अमेरिका ऐसे युद्धों को कभी हारता नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है सर। अब BN झा सर, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। सर, ये कहा जा रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति इस वक्त ट्रंप की हो चुकी है, और दूसरी तरफ ईरान उस सिचुएशन में है जैसे कि अगर आपने किसी स्प्रिंग पर एक बॉल को रख दिया और उसे जोर से दबा दिया, और जैसे ही आपने वो प्रेशर हटाया और वो बॉल बहुत तेजी के साथ बाउंस करता है। क्या ऐसी स्थिति आने वाले समय में फिर ईरान के साथ हो सकती है? सुरभि, मिलिट्री परिप्रेक्ष्य में आपको चीजों को थोड़े से डिफरेंटली देखना पड़ेगा। एक चीज याद रखिए, जो हमारे जनरल साहब बता रहे थे, कोई भी रीजन हो, मिलिट्री टर्म्स में दे कैनॉट बी अ पावर वैक्यूम। अगर वहां से अमेरिका चला गया तो वहां पे कोई दूसरा आएगा जिसके पास में शक्ति है। ये चीज मान लीजिए, वो समुद्र में भी है, वो थल पे भी है, और वो नभ में भी है। अब यहाँ पे आप सारे जो 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 गोटी हैं उसको बिठा के देख लीजिए कौन कहाँ फिट बैठता है। दूसरा चीज, एक चीज जो सेना की जो क्षमता होती है, जब आपने एक पहला अटैक कर दिया, जब आपने सबको डिकैपिटेट कर दिया, इतनी सारी डैमेज आपने कर दी, उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि परसों रात में जो 1,500 बॉम्ब गिरे थे, उससे मुश्किल से कुछ हानि हुई है। हाँ, एक जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तबाह हुआ, लेकिन वहाँ पे कितने लोग थे? जो रिपोर्ट आ रही है बहुत कम लोग थे, कुछ एसेट्स थे जहाँ पे कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुई थी, वो चीज़ है। तीसरी चीज़, आज जो युग चल रहा है ना, ये इसमें नैरेटिव बहुत काम करती है, और मेरे ख्याल से जो मैंने अपने को पैनलिस्ट जो अमेरिका से बोल रहे थे, ये भी आप मान के चलिए कि अमेरिका जो भी बोल रहा है उसमें काफ़ी सारा कुछ उनका नैरेटिव है, डर छुपा हुआ है, और वो डर कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। यमन ने, हुती ने
ये कहा था कि जिस दिन अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मेरे दायरे में आया, मेरे रेंज में आया, मैं उसको तबाह करूंगा। आपने परसों की वीडियो देखी होगी जिसमें कि एयरक्राफ्ट USS लिंकन, उस पे आग जल रही थी। कितना डैमेज हुआ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जल रही थी। आपने आज से 15 दिन पहले की एक डेली हंट की एक रिपोर्ट अगर पढ़ी होगी, USS फोर्ड पे 36 घंटे तक आग लगी रही मेडिटेरियन में। कितनी क्षति हुई हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हुई। और अमेरिका के साथ जो छोटे शिप हैं वो डुबाए गए हैं, चाहे वो बंदरगाह में लगे हुए हों। उसके 17 आज के दिन में 17 फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं। उसके 7 रिफ्यूलर वो तबाह हो गए हैं। 2 क्रैश हुए हैं, 2 को क्रैश किया गया है और बाकी 5 को ग्राउंड पे आहत किया गया है। तो इस तरह से आप देख लीजिए काफी क्षति हुई अमेरिका को भी। इसीलिए ट्रंप आज के दिन में किसी भी तरह से वहां से निकलना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा मेरी भिन्नता है, मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अपने को पैनलिस्ट से, कि अमेरिका ये युद्ध खत्म करके जाएगा। अमेरिका को ये युद्ध खत्म नहीं कर सकता है। देखिए उसका हिस्ट्री है। वियतनाम देखिए, ये वियतनाम में कितना कुछ किया, फाइनली निकलना पड़ा बिना वियतनाम को छोड़ के। अफगानिस्तान, वहां पे तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसी तालिबान के हाथों में उसने सत्ता सौंपी या फिर वो तालिबान ने उसको खदेड़ दिया। इराक में क्या किया, सब कुछ किया और अंतिम में कहां आया, आईसिस को जन्म दे के वहां से आया। और वो आईसिस आज के दिन में पूरे विश्व में फैली हुई है। अब यहाँ पे मुझे डर है कि ये शिया डेन है ईरान, और यहाँ पे जितने शिया यहाँ पे हैं उससे थोड़े से ही कम पाकिस्तान में भी हैं। तो पाकिस्तान और ईरान के जो शिया कल को अगर एक कसम खा ले कि हमने भी अपनी एक आईसिस बनानी है, तो आप क्या देखे जा रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ पे कि आज चोक पॉइंट पड़ा हुआ है, अभी तो सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कल को ये रेड सी भी होगा। वहां से भी अगर चोक पॉइंट बना दिया गया यमन द्वारा या हुती द्वारा, फिर पूरे विश्व पे क्या असर पड़ेगा। ये सब चीज एक तरफ से सोच लीजिए। दूसरी चीज, आज के दिन में बहुत खतरा है इसराइल के ऊपर में। अभी सिर्फ डिमोना के ऊपर में अटैक हुआ है, इलाबन, फार, नहाल। सर फिलहाल मेरे पास समय का अभाव है सर, इस वजह से मुझे आपको रोकना पड़ा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स से जुड़े, संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े, और भरत भराइसा USA से हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपनी बात उन्होंने भी रखी। आप सभी का एक बार फिर बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ रुक एक ब्रेक के लिए।